आज हम बात करने वाले हैं मराठों की, उनकी अविश्वसनीय कहानी के बारे में। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने ब्रिटिश राज से ठीक पहले भारतीय उपमहाद्वीप पर सबसे बड़ी ताकत की स्थापना की थी? उनकी कहानी शुरू होती है यहाँ से, दक्कन के पठार की इस ऊबड़-खाबड़ चट्टानी जमीन से। ये कोई आसान जगह नहीं थी और शायद इसी जमीन के संघर्ष ने उनके किरदार को गढ़ा, उन्हें मजबूत बनाया। जी हाँ, वो लोग थे मराठा, एक ऐसा नाम जो भारतीय इतिहास में एक जबरदस्त राजनीतिक ताकत के तौर पर उभरा। तो आखिर ये मराठा थे कौन? इनकी जड़ों को समझने के लिए हमें इनकी जमीन और इनकी पहचान को थोड़ा और करीब से देखना होगा। देखिए, मराठा शब्द का मतलब है वो लोग जो दक्कन की पठार से हैं। और जानते हैं इनकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? वो है इनकी भाषा, मराठी। और मराठी सिर्फ एक भाषा नहीं थी, उससे कहीं ज्यादा थी। इसका अपना एक बहुत ही रिच लिटरेरी इतिहास है जो 12वीं सदी तक जाता है। आप कह सकते हैं कि ये वो कल्चरल गोंद था जिसने मराठा लोगों को सदियों तक जोड़े रखा। लेकिन एक तरफ जहां उनकी सांस्कृतिक पहचान इतनी मजबूत थी, वहीं दूसरी तरफ उनकी पॉलिटिकल दुनिया में बड़ी उथल-पुथल मची हुई थी। उनका अपना राजपाट खो चुका था और इसी खालीपन ने उनके जबरदस्त उदय के लिए मंच तैयार किया। हुआ ये कि 13वीं सदी तक तो सब ठीक था, इलाके पर स्थानीय यादव राजवंश का शासन था। लेकिन फिर 14वीं सदी की शुरुआत में दिल्ली से आई ताकतवर खिलजी सल्तनत ने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो इसका नतीजा क्या हुआ? पूरा इलाका छोटे छोटे हिस्सों में बंट गया और सबसे ज्यादा मुश्किल हुई आम लोगों को। एक कमी महसूस हो रही थी एक साथ लाने वाली ताकत की। और जब राजनीतिक एकता टूट चुकी थी, तब एकता का एक बिल्कुल ही अलग सोर्स सामने आया। वो था अध्यात्म और भक्ति। उसी दौर में भक्ति आंदोलन की एक ऐसी लहर उठी जिसने पूरे क्षेत्र को बदल कर रख दिया। ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम और रामदास जैसे बड़े बड़े संत सामने आए। ये समाज के हर तबके से थे, लेकिन इन सब ने एकता का एक ही पैगाम दिया। इस आंदोलन के 2 सबसे असरदार चेहरे थे, संत तुकाराम और संत रामदास। उनके शब्दों में एक ताकत थी जिसने लाखों लोगों के दिलों को छुआ। और उनका तरीका बहुत ही सिंपल लेकिन इतना असरदार। उन्होंने बड़े बड़े मुश्किल दर्शन को आम लोगों की भाषा यानी मराठी में समझाया। उनके भक्ति गीत और कविताएं घर घर तक पहुंच गईं। ये सच में किसी क्रांति से कम नहीं था। सोचकर देखिए, उपनिषद और भगवत गीता जैसे प्राचीन ग्रंथ अब सिर्फ विद्वानों तक ही सीमित नहीं रहे। जब ये मराठी में आए तो उन्होंने लोगों में एक ऐसी मजबूत कल्चरल पहचान बनाई जैसी पहले कभी नहीं थी। लेकिन एक कॉमन कल्चर होना एक बात है और उस कल्चर के दम पर एक साम्राज्य खड़ा करना बिल्कुल दूसरी। तो सवाल ये है कि ये कल्चरल यूनिटी पॉलिटिकल पावर में कैसे बदली? इसके लिए एक दूरदर्शी लीडर की जरूरत थी। और फिर एंट्री होती है उस लीडर की, छत्रपति शिवाजी। 1630 में जन्मे शिवाजी ने ही उन बिखरे हुए मराठों को एक साथ लाने और उन्हें एक राजनीतिक शक्ल देने का काम शुरू किया। शिवाजी ने लोगों को एक बेहद ताकतवर विचार के इर्द गिर्द इकट्ठा किया, स्वराज्य। यह सिर्फ आजादी नहीं थी, इसका मतलब था स्वशासन, अपना राज। एक ऐसा सपना जहां किसी बाहरी शक्ति का कंट्रोल ना हो। यही विचार मराठा आंदोलन का दिल बन गया। और फिर साल 1674 में रायगढ़ के किले में वो सपना हकीकत बन गया। शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ और स्वराज्य की नींव रखी गई। तो इस तरह एक सांस्कृतिक पहचान से शुरू हुआ ये सफर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना तक जा पहुंचा। मतलब जो लोग पहले सिर्फ संस्कृति के नाम पे जुड़े थे, अब वो एक जबरदस्त राजनीतिक ताकत बन चुके थे। और ये कोई छोटा मोटा राज्य नहीं था। हम उस ताकत की बात कर रहे हैं जो आगे चलकर अंग्रेजों के आने से ठीक पहले भारत की सबसे बड़ी पैन इंडियन पावर बनी। तो मराठा एकजुट हो गए थे, एक साम्राज्य भी बन गया था। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। असली सवाल अब ये था कि वो अपनी इस ताकत को दक्कन से बाहर ले जाकर उस समय की सबसे बड़ी शक्ति मुगलों को कैसे चुनौती देंगे। खैर, ये एक अलग कहानी है।